अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स और क्लास दहम की फ़िज़िक्स में हम अपना चैप्टर नंबर 13 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने देखा कि कैपेसिटर किस तरह से चार्जेस को स्टोर करते हैं। आज इसी सफ़र को मज़ीद आगे की जानिब बढ़ाएंगे और देखेंगे कि अगर कैपेसिटर को पैरेलल तरीके में जोड़ दिया जाए तो कैपेसिटर्स किस तरह से बिहेव करेंगे। ये पैरेलल तरीका होता क्या है। कैपेसिटर्स मुख्तलिफ कैपेसिटेंस के बनाए जा सकते हैं, ताहम इनको सीरीज़ या पैरेलल तरीके से जोड़कर भी मतलूबा कैपेसिटेंस हासिल की जा सकती है। इससे हमें यह पता चला कि कैपेसिटर्स को दो तरीक़ों से जोड़ा जा सकता है। इसमें से पहला तरीका है कैपेसिटर्स का पैरेलल जोड़ और दूसरा तरीका है कैपेसिटर का सीरीज़ जोड़। आज हम कैपेसिटर को जोड़ने का पैरेलल तरीका पढ़ेंगे, तो चलें इसको समझने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हमने कैपेसिटर्स को जान लिया कि कैपेसिटर्स क्या काम करते हैं। अब कहानी थोड़ी सी बदलने लगी है। अगर तो हमने देखा था कि कैपेसिटर कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं कि ये दो पैरेलल प्लेट्स होंगी और इन दो पैरेलल प्लेट्स की एक साइड को हम जोड़ देंगे बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरी साइड को जोड़ देंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, कुछ इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, अगर वो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V हो तो इस कैपेसिटर की प्लेट पे कोई चार्ज Q स्टोर होगा जिसको हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहेंगे। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। अगर मैं इस एक कैपेसिटर की जगह कैपेसिटर को मुख्तलिफ तरीक़ों से जोड़ दूँ, या मैं इस तरह से कैपेसिटर जोड़ूँ कि एक कैपेसिटर के बाद फौरी अगला कैपेसिटर आ जाए और इस कैपेसिटर के फौरी बाद एक और अगला कैपेसिटर आ जाए, या मैं कैपेसिटर्स को इस तरह से जोड़ूं कि कैपेसिटर एक इस तरह से पड़ा हुआ है, एक कैपेसिटर इसके ऊपर पड़ा हुआ है और एक कैपेसिटर इसके बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है, तो अब मैं उसकी कैपेसिटेंस किस तरह से फाइंड करूंगा। मुझे किस तरह से पता चलेगा कि अब इन तीनों कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को समझने के लिए आज जो हम पहला सिलसिला पढ़ेंगे कि जिसमें कैपेसिटर को पैरेलल तरीके से जोड़ा जाएगा, इसको समझ लेते हैं। चलें स्टूडेंट्स, फर्ज करें कि मेरे पास तीन कैपेसिटर हैं और तीन कैपेसिटर्स को मैं इस तरह से जोड़ूंगा कि तीनों पैरेलल तरीके से जुड़े होंगे। स्टूडेंट्स, पैरेलल तरीका कौन सा होता है, चलें अभी देख लेते हैं। फर्ज करें मेरे पास एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है और तीसरा कैपेसिटर इस तरह से आ गया मेरे पास, और तीनों इस तरह से जुड़े हैं स्टूडेंट्स कि ये पैरेलल तरीके से जुड़े हुए हैं। पैरेलल तरीके को हम इस तरह से जाहिर करेंगे जिस तरह से आपकी किताब के अंदर जाहिर किया गया है। स्टूडेंट्स, ये लें जी, हमने इसको इस तरह से जाहिर कर दिया। अब हम जानते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट्स को पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना होता है। तो फ़र्ज़ करें कि मैं इस प्लेट को बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ रहा हूं और दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ रहा हूं स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से। और इस कैपेसिटर को मैं साथ ही साथ एहतियाती तौर पे एक स्विच के साथ भी जोड़ रहा हूँ। इसको मैं स्विच का नाम दूंगा। कैपेसिटर की जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो गई। किस तरह से कि अगर मेरे पास ये कोई बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है, मैं नहीं जानता कितने हैं। अगर ये कैपेसिटर, इसको मैं C1 का नाम दे दूँ, इस कैपेसिटर को C2 का नाम दे दूँ और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को C3 का नाम दे दूँ और इसको कोई स्विच S का नाम दे दूँ, तो स्टूडेंट्स मैं जानता हूँ कि जब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 है, C2 है, C3 है, तो इसको मिलने वाला अगर मैं वोल्टेज दूं तो मैं कहूँगा कि कैपेसिटर C1 को जो वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा V1, इसको वोल्टेज मिलेगा V2 और इसको वोल्टेज मिलेगा V3। और साथ ही साथ इस पे कोई ना कोई चार्ज भी बिल्डअप होगा, कोई ना कोई चार्ज भी स्टोर होगा। तो फ़र्ज़ करें कि इस कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो है Q1, इस कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर होगा उसको मैं नाम दूंगा Q2 और इस कैपेसिटर पे जो चार्ज स्टोर होगा उसको मैं नाम दूंगा Q3। ये स्टूडेंट्स मैंने सारी कंस्ट्रक्शन आपके सामने बना के समझा दी। अब कैपेसिटर की पैरेलल तरीके को अगर हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से हम इसकी तारीफ करेंगे, किस तरह से हम इसको समझेंगे, तो स्टूडेंट्स समझ लें कैपेसिटर का पैरेलल जोड़
इस तरह से बयान किया जाता है कि अगर हर कैपेसिटर की एक प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हो और दूसरी प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हो तो ऐसे जोड़ को हम कैपेसिटर का पैरेलल जोड़ कहेंगे। स्टूडेंट्स देखें जी, हमारे पास इस कैपेसिटर की बाईं साइड, इस कैपेसिटर की बाईं साइड और इस कैपेसिटर की बाईं साइड ये सारी की सारी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी है। आप जानते हैं कि बैटरी की बड़ी साइड को पॉजिटिव कहते हैं और छोटी साइड को नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। तो ये सारी की सारी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी है। और इसी तरह कैपेसिटर की, इस कैपेसिटर की जो दाईं प्लेट है, इस कैपेसिटर की जो दाईं प्लेट है और इस तीसरे कैपेसिटर की जो दाईं प्लेट है, ये सारी की सारी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैपेसिटर का पैरेलल जोड़ क्या है तो आप कहेंगे कैपेसिटर का पैरेलल जोड़ ऐसा जोड़ होगा कि जिसमें हर कैपेसिटर की दाईं प्लेट जुड़ी होगी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और बाईं प्लेट जुड़ी होगी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। लेकिन उसके लिए फिर हमें बैटरी के टर्मिनल्स के जो साइन है वो भी रिवर्स करना पड़ेंगे। तो लिहाजा हम आसानी के लिए एक केस पढ़ रहे हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि इस तरीके में कैपेसिटर की तमाम बाईं प्लेटें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दाईं प्लेटें बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। स्टूडेंट्स ये हमने पैरेलल तरीके की तारीफ लिख ली। अब देखते हैं कि इस पैरेलल तरीके में अगर कैपेसिटर को जोड़ दिया जाए तो कैपेसिटर में कौन कौन सी खसूसियात आ जाएंगी, ये किस तरह से बिहेव करेगा। तो स्टूडेंट्स अगर मैं कहूँ कि पैरेलल तरीके में ये जो V1 है या ये जो V2 है या ये जो V3 है, ये सब के सब बराबर होंगे बैटरी के इस पोटेंशियल डिफरेंस के। ये मैंने क्या बात कह दी, चलें पहली प्रॉपर्टी मैं ये लिख देता हूँ, इस कैपेसिटर के पैरेलल जोड़ के अंदर हर कैपेसिटर को मिलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। यानी कि इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि V1 बराबर है V2 के और जो बराबर होगा V3 के, और ये सब किसके बराबर हैं, ये बराबर हैं बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस V के साथ। स्टूडेंट्स अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो देखें कि यहाँ पे कैपेसिटर, अगर मैं कैपेसिटर C1 की बात कर रहा हूं तो कैपेसिटर C1 में जो इसकी बाईं प्लेट है ये जुड़ी हुई है इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, दाईं प्लेट जुड़ी हुई है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव से अलग अलग जुड़ी हुई हैं तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हासिल करने की खूबी रखती हैं। इसी तरह से C2 की भी देखें, C2 की भी बाईं प्लेट जुड़ी हुई है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दाईं प्लेट जुड़ी हुई है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो इस बैटरी का सारा पोटेंशियल डिफरेंस ये भी हासिल कर सकती हैं। और इस तरह से अगर कैपेसिटर C3 की बात करूं तो कैपेसिटर C3 की भी बाईं प्लेट जुड़ी हुई है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दाईं प्लेट जुड़ी हुई है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और ये सारी कहानी आपको पता है कब होगी, जब ये स्विच क्लोज होगा, तभी तो ये सारा सर्किट कंप्लीट होगा और ये सारा करंट फ्लो करना शुरू करेगा। स्टूडेंट्स तो अगर ये सारी बात आपको समझ में आ गई तो पहली खसूसियत भी हमें समझ में आ गई। और अब दूसरी खसूसियत पे बात करते हैं कि दूसरी खसूसियत में क्या इसका जो चार्ज है क्या वो भी सेम होगा? जी नहीं, हम जानते हैं कि चूंकि ये बैटरी को भी उतना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है जितना कि बैटरी का है, इस कैपेसिटर को भी उतना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है जितना बैटरी का है, इस कैपेसिटर C2 को भी उतना पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है जितना बैटरी का है, और इस कैपेसिटर C3 को भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है जितना कि बैटरी का है। तो स्टूडेंट्स
इनकी चार्ज को स्टोर करने की काबिलियत यानी कि कैपेसिटेंस भी डिफरेंट होगी, क्योंकि हर कैपेसिटर डिफरेंट कैपेसिटेंस का होगा। तो मैं ये कहूँगा कि इस कैपेसिटर पे जो चार्ज Q1 स्टोर होगा ये कुछ और होगा, ये जो चार्ज Q2 है ये कुछ और होगा, और ये जो चार्ज Q3 है ये कुछ और होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जमा होने वाला चार्ज, स्टोर होने वाला चार्ज मुख्तलिफ होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि हर कैपेसिटर मुख्तलिफ चार्ज स्टोर करेगा। ये दूसरी इसकी खसूसियत हो गई। तो और अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जी बताएं कि ये इस पूरे सेटअप के अंदर अगर मैं टोटल चार्ज फाइंड आउट करना चाह रहा हूं कि इन तीनों कैपेसिटर्स के अंदर टोटल कितना चार्ज स्टोर हुआ है, तो स्टूडेंट्स मैं कहूँगा कि वो चार्ज जो कैपेसिटर C1 में स्टोर हुआ उसको मैं Q1 का नाम दिया, जमा जो कैपेसिटर C2 में जमा हुआ उसको मैं Q2 का नाम दूंगा, और जो कैपेसिटर C3 में जमा हुआ उसको मैंने Q3 का नाम दिया। तो जब इन सब को जमा कर दूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो टोटल चार्ज मुझे मिलेगा ये वो चार्ज होगा जो इन सब कैपेसिटर्स पे इकट्ठा स्टोर हो रहा है। स्टूडेंट्स अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूं, मसावात नंबर 1 का नाम दे दूं, इसको मसावात नंबर 2 का नाम दे दूं, और अब हम जानते हैं कि कैपेसिटर का फार्मूला, हम जानते हैं कि चार्ज स्टोर करने का फार्मूला वो होता है Q बराबर है CV के, और इसको अगर मैं मसावात 3 का नाम दे दूं फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं कि मैं इस मसावात नंबर 3 को मसावात नंबर 2 में दर्ज कर दूं। तो मैं कहूँगा मसावात नंबर 3 को मसावात नंबर 2 में दर्ज करने से स्टूडेंट्स क्या हासिल होगा, मुझे इस CV Q की जगह आ जाएगा CV। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने थोड़ा सा एहतियात से काम लेना है। ये मैंने C भी लिख दिया, मैंने V भी लिख दिया, साथ ही साथ Q1 की जगह आएगा C1 और V की जगह आएगा V1 जमा Q2 की जगह आएगा C2 V2 जमा Q3 की जगह आएगा C3 V3। और ये क्यों 1 2 3 लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे बता चुका हूँ कि कैपेसिटर 1 की चार्ज स्टोर करने की जो सलाहियत होगी वो C1 होगी, दूसरे की C2 और तीसरे की C3। अब यहाँ पे चूंकि टोटल चार्ज है, ये कैपिटल Q टोटल चार्ज है, तो इसका मतलब है ये जो C है कैपेसिटेंस है, ये भी ऐसी कैपेसिटेंस होगी जो कि इन तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस के मुसावी होगी। स्टूडेंट्स आप जानते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं मुसावी कैपेसिटेंस का, और इसको हम लिखते हैं कि C के नीचे मैं छोटा सा EQ लिख दूं, इसे हम C इक्विवेलेंट भी कहते हैं। और ये V वो वाला वोल्टेज है जो कि बैटरी के बराबर है। स्टूडेंट्स अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई तो अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दूं स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से ये मसावात नंबर 4 आ गई, और अगर मैं मसावात नंबर 4 में मसावात नंबर 1 दर्ज कर दूं तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा C इक्विवेलेंट V C1 वैसे का वैसे ही, V1 किसके बराबर है V के, तो मैं V लिख दूंगा। V2 किसके बराबर है, ये भी V के बराबर है, और V3 किसके बराबर है, ये भी V के बराबर है। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। स्टूडेंट्स अब मैं इन सब चीज़ों में मुश्तरक देख सकता हूँ, क्या मुश्तरक चीज़ आ रही है, यहाँ पे भी V मुश्तरक, यहाँ पे भी V आ रहा है, यहाँ पे भी V आ रहा है। तो मैं सारी इक्वेशन में से V को मुश्तरक यानी कि कॉमन निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन बच जाएगी कुछ इस तरह से कि V जब मुश्तरक आ जाएगा तो अंदर बचेगा C1 जमा C2 जमा C3, और स्टूडेंट्स इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। अब आप जानते हैं कि अगर ये वाला V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कुछ इस तरह से होगा स्टूडेंट्स, तो अंदर बच जाएगा C1 जमा C2 जमा C3। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि V और V कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो इक्वेशन बचेगी वो होगी C इक्विवेलेंट बराबर है C1 के जमा C2 के जमा C3 के। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मुसावी इक्विवेलेंस की हमारे पास मसावात आ गई, और ये मसावात किसके लिए है, ये मसावात के लिए है कैपेसिटर्स के पैरेलल जोड़ के लिए, कि अगर कैपेसिटर्स को
पैरेलल तरीके से जोड़ता हूं तो उसके लिए जो मुसावी कैपेसिटेंस आएगी वो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। स्टूडेंट्स, ये तो है सिर्फ और सिर्फ 3 कैपेसिटर्स के लिए। अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटर्स की तादाद बढ़ाता चला जाऊं तो उसी तरह से ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अगर मेरे पास फर्ज करें n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं तो उसके लिए जो मुसावी कैपेसिटेंस मैं लिखूंगा वो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी। C इक्विवेलेंट बराबर होगा C1 के जमा C2 के जमा C3, और ये चलती जाएगी जब तक n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ना आ जाएं। अगर फर्ज करें यहाँ पे 100 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं तो आप 100 कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को जमा कर देंगे। अगर कैपेसिटर्स 50 लगे हुए हैं तो आप 50 कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस जमा कर देंगे। इसी तरह से जितने भी कैपेसिटर्स आप दिए जाएं आप हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को जमा कर दें, तो उससे जो कैपेसिटेंस आपको मिलेगी वो मुसावी कैपेसिटेंस कहलाएगी। स्टूडेंट्स, ये मुसावी कैपेसिटेंस किस तरीके का रोल प्ले करेगी ये बात ज़रा समझ लें कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फ़र्ज़ करें ये 2 फैरेड है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 3 फैरेड है और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मेरे पास 4 फैरेड है। तो अगर मैं चाहता हूं कि इन 3 कैपेसिटर्स की बजाय मैं सर्किट में एक कैपेसिटर लगाऊं, सिर्फ एक कैपेसिटर से मेरा सारा काम हो जाए, तो मैं स्टूडेंट्स ये जो नया सर्किट बनाऊंगा कुछ इस तरह से कि मेरे पास ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर जुड़ा हुआ है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और एक जो इसकी टांग है ये जुड़ी हुई है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो जो मैं अगर इसको मैं जमा करूँ 2 जमा 3 5, 5 जमा 4 9, तो अगर मैं इन 3 कैपेसिटर्स की बजाय एक 9 फैरेड वाला कैपेसिटर लगा दूं और ये जो बैटरी है ये 20 वोल्ट की ही हो, ये किसी भी वोल्टेज की हो सकती है, शर्त ये है कि ये इसी वोल्टेज की हो जो कि आपने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इन 3 कैपेसिटर्स की बजाय सिर्फ एक कैपेसिटर लगा दूं तो ये सर्किट में इस तरह से नजर आएगा। मुसावी कैपेसिटेंस का मतलब ही यही है कि अगर मैं 3 कैपेसिटर्स की बजाय एक कैपेसिटेंस ऐसे लगाऊं जो कि उन सब के बराबर हो, उन सब के मसावी हो, उसको हम मसावी कैपेसिटेंस का नाम देते हैं। और आपने देख लिया कि पैरेलल तरीके में मसावी कैपेसिटेंस अगर आपने निकालनी है तो आप पैरेलल तरीके में लगे हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को ऐड करते जाएं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए हैं तो सिर्फ एक पॉइंट मजीद रह गया है और ये बहुत ही अहम पॉइंट है, इसको ज़रा याद रखिएगा। ये पॉइंट इस तरह से लिखा जाएगा कि ये जो मुसावी कैपेसिटेंस है ये इनफरादी कैपेसिटेंस में सबसे ज़्यादा कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर से ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स, इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ कि मुसावी कैपेसिटेंस किस तरीके में पैरेलल जोड़ पढ़ रहे हैं अभी, तो सारी की सारी पैरेलल की ही बातें हो रही हैं। मुसावी कैपेसिटेंस इनफरादी ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर से ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स, किस तरह से आपको ये अगर नहीं समझ आया तो चलें मैं मैथ की ज़ुबान में आपको समझा लेता हूँ। मैंने कहा कि अगर मेरे पास वो एक 2 फैरेड वाला कैपेसिटर है, एक 3 फैरेड वाला कैपेसिटर है और एक 4 फैरेड वाला कैपेसिटर है, अगर मैं चाहता हूँ इसकी C इक्विवेलेंट निकालूँ, मुसावी कैपेसिटेंस निकालूँ, तो मैं इस सब को जमा कर दूंगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2 फैरेड जमा 3 फैरेड जमा 4 फैरेड, और इन सब का जो मजमूआ आएगा वो आएगा जी 2 जमा 3 5 जमा 4 9 फैरेड। अब देखें मेरे पास जो मुसावी कैपेसिटेंस निकली ये 9 फैरेड निकली, और स्टूडेंट्स ये 9 फैरेड सबसे बड़े कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से भी ज़्यादा है। मैंने क्या कहा, मुसावी कैपेसिटेंस इनफरादी, इनफरादी का मतलब है अलग अलग, इनफरादी ज़्यादा से ज़्यादा, ये देखें मैक्सिमम कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटेंस 4 फैरेड का है, सबसे कैपेसिटेंस इनफरादी ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर से ज़्यादा होगी। तो देखें 9 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है और 4 से भी बड़ा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पैरेलल तरीके से जुड़े हुए कैपेसिटर्स की आपको अच्छी से समझ आ गई है। इसका मुसावी कैपेसिटेंस किस तरह निकालेंगे ये भी आप सीख चुके। अब हम अगर ये चीज़ें सीख चुके हैं तो हम पे लाजिम है कि हम इस पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की एक अदद मिसाल भी देख लें। जी तो स्टूडेंट्स,
हमने ये तो सीख लिया कि पैरेलल कम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर्स जुड़े हुए हों तो उनकी मसावी कैपेसिटेंस किस तरह से निकालेंगे, मसावी कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला है, ये सब कुछ हम सीख चुके। और चीज़ें कब बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड की जाती हैं वो जब हम उसको अप्लाई करते हैं किसी चीज़ पे। तो उसकी एप्लीकेशन के लिए आज हम आपकी किताब की मिसाल 13.3 उसको हल करेंगे। मिसाल के अंदर ये पूछा गया है कि अगर 3 कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड हैं, इनको अगर पैरेलल तरीके से जोड़ा जाए और जिस बैटरी से जोड़ा गया है उसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, तो बताएं उन पैरेलल में जुड़े हुए कैपेसिटर्स की मसावी कैपेसिटेंस क्या होगी। उस कैपेसिटेंस के अक्रॉस यानी कि हर कैपेसिटर के गिर्द वोल्टेज जो आएगा यानी कि V1, V2 और V3 ये भी मालूम करना है। और साथ ही साथ हर कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है यानी कि Q1, Q2 और Q3 ये सारा का सारा हमने एक ही न्यूमेरिकल में मालूम करना है। देखने में न्यूमेरिकल थोड़ा सा मुश्किल मालूम हो रहा है, लेकिन अगर आप लेक्चर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बारी बारी लगाते चले जाएंगे तो ये इतना बड़ा नज़र आने वाला, इतना मुश्किल नज़र आने वाला सवाल आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। तो चलें, हमने जो सबसे पहले चीज़ मालूम करनी है जो कि है मुसावी कैपेसिटेंस, हम लिख लेते हैं कि हम ए पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं। हम जानते हैं मुसावी कैपेसिटेंस का फार्मूला है C इक्विवेलेंट। चूँकि 3 कैपेसिटर्स हैं तो हम तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को सिर्फ और सिर्फ ऐड कर देंगे स्टूडेंट्स। अब वैल्यूज़ पुट करनी है, लेकिन एहतियात लाजमी करनी है आपने कि वैल्यूज़ पुट करते हुए जो यूनिट्स आप इस्तेमाल करेंगे वो यूनिट्स सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स होने चाहिए। तो चलें देखते हैं कि C1 जो दिया गया है ये है 3 माइक्रोफैरड। इंटरनेशनल यूनिट इसका क्या है, इसका यूनिट है जी फैरड। अब हमने माइक्रो को ख़त्म करना है तो माइक्रो की जगह आ जाएगा 10 की ताकत -6। स्टूडेंट्स ये हो गया। बिल्कुल इसी तरह से C2 को भी फैरड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और C3 को भी फैरड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब इस इक्वेशन के अंदर, इस मसावात के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास C इक्विवेलेंट यानी कि मुसावी कैपेसिटेंस बच जाएगी 3 ज़रब 10 की ताकत -6 जमा 4 ज़रब 10 की ताकत -6 जमा 5 ज़रब 10 की ताकत -6। अगर हमने ये लिख लिया तो हम जानते हैं कि जब चीज़ें एक जैसी आ जाएं जमा होती हुई रकमों में या तफरीक होती हुई रकमों में तो उस चीज़ को मुश्तरिक ले लिया जाता है। तो अब यहाँ पे मुश्तरिक आने वाली चीज़ है -6, 10 की ताकत -6, 10 की ताकत -6। अगर मैं 10 की ताकत -6 को मुश्तरिक ले लूँ तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ बचेगी वो होगी 3 जमा 4 जमा 5 और जो मुश्तरिक चीज़ ले ली गई वो है 10 की ताकत -6। अब मैं सबको जमा कर दूंगा तो 3 जमा 4 7 जमा 5 12 और 10 की ताकत -6 बिल्कुल वैसे का वैसे ही आ गया। तो ले जी, मैंने आपके सामने मुसावी कैपेसिटेंस क्या होती है ये निकाल के आपको बता दी, लेकिन अभी इसके यूनिट्स नहीं लिखे। तो साथ चूंकि कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस के यूनिट स्टूडेंट होते हैं फैरड, तो मैंने इसके यूनिट्स भी लिख दिए। अगर आप दोबारा इसे माइक्रो के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं कि C इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा 12, 10 की ताकत -6 की जगह आप लिख सकते हैं माइक्रो और फैरड बिल्कुल उसके साथ आ जाएगा। तो अब चाहे आप ये वाली वैल्यू आंसर के अंदर लिख दें, चाहे आप ये वाली वैल्यू लिख दें, दोनों वैल्यूज़ ठीक तस्वुर की जाएंगी। अगर आपने C इक्विवेलेंस निकाल ली है तो चलें अब B पार्ट की तरफ मूव करते हैं। B पार्ट में स्टूडेंट हमने निकालना है कि हर कैपेसिटर के गिर्द कितना वोल्टेज होगा, हर कैपेसिटर के गिर्द कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो चलें पहले B पार्ट की हेडिंग दे लें। और हम जानते हैं कि अगर कैपेसिटर्स पैरेलल के अंदर लगे हुए हों तो हर कैपेसिटर के गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा आता है। याद करें हमने पहला रूल क्या पढ़ा था। आप यहाँ पे हेडिंग देंगे कि चूंकि कैपेसिटर्स पैरेलल में जोड़े गए हैं इसलिए
स्टूडेंट्स आपने पहला पॉइंट क्या पढ़ा था, उसकी एक पैरेलल कम्बिनेशन वाली खसूसियात का। हमने देखा था कि V1 बराबर होता है V2 के, ये बराबर होगा V3 के, और ये सब के सब बराबर होंगे बैटरी के लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस से। और बैटरी का लगाया गया पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो है जी 6 वोल्ट। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास V1 जो निकलेगा वो भी 6 वोल्ट होगा, हमारे पास V2 जो निकलेगा वो भी 6 वोल्ट होगा, और हमारे पास V3 जो निकलेगा वो भी 6 वोल्ट होगा। तो लें जी, हमने बी पार्ट सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिख के उसका जवाब दे दिया कि चूंकि पैरेलल में हर एक के गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, इस वजह से हर कैपेसिटर के गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा होगा, जो कि है जी 6 वोल्ट। ये मैंने आपके सामने तीनों वैल्यूज़ बॉक्स कर दी। अब चलते हैं अपने अगले पार्ट की जानिब। अगले पार्ट में पूछा गया है कि आपने ये बताना है कि हर कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा। तो आप फार्मूला जानते हैं स्टूडेंट्स, फार्मूला है हमारे पास Q बराबर है CV। अब चूंकि आपने हर कैपेसिटर के गिर्द अलग अलग चार्ज निकालना है, तो आप पहले कैपेसिटर के लिए आप लिखेंगे Q1 के लिए जो कैपेसिटर की पहली कैपेसिटेंस है वो लिखेंगे, और चूंकि V सब के गिर्द एक जैसा ही है तो V को आप V ही लिखा रहने देंगे। अगर V1 लिखना चाहते हैं तो भी V1 की वैल्यू तो 6 ही होगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलें हम वैल्यूज पुट करते हैं। C1 की वैल्यू क्या है जी, हमारे पास 3 × 10 की ताकत -6। तो हम जब इसे वैल्यूज पुट करेंगे तो ये C1 की वैल्यू आ गई जी, और V की वैल्यू है जी 6। और जब आप 3 और 6 को ज़रब देंगे तो आपके पास आंसर निकलेगा 18 × 10 की ताकत -6। और ये क्या निकला जी, पहले कैपेसिटर पे स्टोर होने वाला चार्ज। और अब ज़रूरत है कि हम इसके साथ यूनिट्स भी लिखें। चार्ज का यूनिट कूलम लिख दिया गया। अब अगर आप इसको प्रीफिक्सेस की सूरत में लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप जानते हैं 10 की ताकत -6 को माइक्रो कहते हैं, तो ये माइक्रो का सिंबल आ गया, और कूलम साथ वैसे का वैसे ही आ गया। अब आप चाहें ये वाली वैल्यू दर्ज कर दें, अब आप चाहे ये वाली वैल्यू यूज़ कर लें, चाहे ये वाली वैल्यू यूज़ कर लें, आंसर के लिए दोनों वैल्यूज़ ठीक तस्वुर की जाएंगी। इसी तरह से हम Q2 की वैल्यू भी निकालते हैं। Q2 है जी हमारे पास C2 V के बराबर हो जाएगा। अब हम जानते हैं C2 की वैल्यू क्या है जी, हमारे दिए गए डाटा में मौजूद है, वो है 4 × 10 की ताकत -6, और V की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 6। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 × 10 की ताकत -6। और आपका यूनिट्स क्या आएंगे जी, क्योंकि ये चार्ज है और चार्ज के यूनिट होंगे जी कूलम्स। तो इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब अगर आप दोबारा से चाहते हैं कि इसको प्रीफिक्सेस वाले यूनिट में लिखें, तो चलें हम दोबारा से इसको प्रीफिक्सेस वाले फॉर्म में लिख देंगे। हम लिखेंगे 24 10 की ताकत -6 की जगह आ गया माइक्रो। तो ये लें जी, दोनों तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये दोनों वैल्यूज़ मैंने बॉक्स कर दी। अब इसी तरह से जिस तरह से हमने पहले दो के लिए वैल्यूज़ निकाली, हम तीसरे के लिए भी वैल्यू निकाल सकते हैं। फार्मूला वही लगाएंगे, लेकिन अब की बार कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू तब्दील होके हो जाएगी 5 माइक्रोफैरड, यानी कि 5 × 10 की ताकत -6 फैरड, और वोल्ट यानी बैटरी 6 वोल्ट की है तो वो 6 वैसे ही लिख दिया गया। अब 5 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 30 × 10 की ताकत -6 वैसे ही, और यूनिट्स स्टूडेंट्स क्या आएंगे इसके साथ, फैरड्स के यूनिट्स लग जाएंगे। और अगर दोबारा से आप चाहते हैं कि इसके लिए आप प्रीफिक्सेस यूज़ करें, तो प्रीफिक्सेस के लिए आप जानते हैं 10 की ताकत -6 की जगह माइक्रो लगा दें। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपसे पूछी गई जितनी भी मालूमात थी वो सारी की सारी आपने बारी बारी निकाल दी। तो जो इतना बड़ा और इतना मुश्किल सवाल महसूस हो रहा था, जो आपने सीखा हुआ नॉलेज है उसको जस्ट अप्लाई किया है, और उसके अप्लाई करने से ये इतना कम्प्लेक्स सवाल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे पूछा था किस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। ये बात इससे जज की जाएगी कि वो एक जैसे हालात में, यानी कि एक ही बैटरी से चार्ज ज़्यादा किस तरह से स्टोर करवाएगी। अगर तो एक कैपेसिटर एक ही तरह के हालात में
ज़्यादा चार्ज स्टोर करवाएगा तो मैं कहूँगा कि उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, और अगर वो कम स्टोर करवाएगा तो मैं कहूँगा उसकी कैपेसिटेंस कम होगी। तो अगर हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे जो बैटरी लगाई है वो तो है 6 वोल्ट, यानी कि सबको 6 वोल्ट ही मिल रहे हैं। अब देखें इसकी कैपेसिटेंस 3, इसकी 4, इसकी 5 माइक्रोफैरड। अब ज़्यादा कैपेसिटेंस किसकी है? इस 5 माइक्रोफैरड की। तो असूलन इस तीसरे कैपेसिटर को सबसे ज़्यादा चार्ज स्टोर करना चाहिए। तो चलें देखते हैं, वेरीफाई करते हैं इसको। जो पहले कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर किया वो है 18 माइक्रोकूलम, दूसरे कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर किया 24 माइक्रोकूलम, और तीसरे कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर किया 30 माइक्रोकूलम। यानी कि जो मफरूज़ा हमने बनाया कि जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी वो कैपेसिटर एक जैसे हालात में ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, तो वो साबित भी हमने कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मिसाल है ये भी आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसके नोट्स बनाते चले जाएं ताकि इम्तिहानात के करीब आपको तैयारी करते हुए दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। तो स्टूडेंट्स, आप देख चुके हैं कि जब कैपेसिटर्स पैरेलल में जुड़े होंगे तो आने वाली मुसावी कैपेसिटेंस उन सब कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस के मजमूए के बराबर होगी। इसको हमने साबित भी किया है, और साथ ही साथ हमने अपने नॉलेज को अप्लाई करते हुए मिसाल 13.3 ये भी अच्छे तरीके से हल कर ली है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या इस कैपेसिटर को किसी और तरीके से भी जोड़ सकते हैं। तो आइंदा लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।